आजकल देखा जा रहा है कि नेहरू जी बहुत सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दिए जा रहे हैं। और अभी एक और मुद्दा सामने आया, हमारे देश के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया कि जो हमारा पड़ोसी नेपाल है, इसे भारत में मिलाने का प्रस्ताव नेहरू के सामने, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने आया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे ठुकरा दिया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं, उसी के बारे में जानने वाले हैं। और देखिए, हम लोग आंकड़ों की बात करते हैं, जो हमारे सामने आंकड़े होंगे उन्हीं को देखेंगे। बाकी हवा हवाई बातें चलती रहती हैं, उस पर हमारा आपका कुछ लेना देना भी नहीं है। और देखिए, अगर हम लोग पड़ोसी की बात करें तो आप देखेंगे नेपाल से हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और अगर इस तरह का प्रस्ताव आया था तो मुझे लगता है कि मिला लेना चाहिए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो भी जाता। तो नेपाल को भारत में मिलाने का प्रस्ताव नेहरू ने ठुकराया था क्या? तो असल में यह मुद्दा तब सामने आया जब आप देखिए, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में दावा किया कि नेहरू ने नेपाल को भारत में मिलाने का मौका गवा दिया था। इस दावे का सच समझने से पहले जरूरी है कि इस मुद्दे को पहले समझा जाए। क्या किया जाए? समझा जाए कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है। नेपाल और उसकी आजादी पर क्या नेहरू सोचते थे, ये भी जान लीजिए पहले। अव्वल तो मैं कोई भी अपनी आजादी और पहचान छोड़ना नहीं चाहता था। वहीं नेहरू मानते थे कि नेपाल के साथ करीबी संबंध रखना जरूरी है। और इंस्टीट्यूट फॉर डिफरेंस स्टडीज एंड एनालिसिस यानी कि IDSA के सदस्य और JNU में प्रोफेसर SD मुनि के हवाले से क्विट की रिपोर्ट में यह बात सामने आई, कही गई है कि मुनि ने यह भी कहा कि नेहरू जानते थे कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की राजनीति किस तरह चीन के खिलाफ थी और गोवा के विलय से भारत के खिलाफ कितना विरोध था। और इसलिए तकनीकी कारणों से नेपाल को भारत में मिलाने को नेहरू ने संभव नहीं माना था। लेकिन नज़दीकी रिश्तों की बात 1950 की संधि में जरूर थी, जो राणा के समय में हुई थी। क्या थी 1950 की भारत नेपाल की संधि? तो उस समय भारत के प्रतिनिधि चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह और तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा के बीच शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि को दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को स्पष्ट करने वाला दस्तावेज माना गया। तब से यानी कि राणा के समय से अब तक नेपाल में कई राजनीतिक बदलाव हो चुके हैं और अब भारत के प्रति नेपाल की विदेश नीति भी बदली है। और IDSA के लेख में उल्लेख है कि जब नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्टों का विरोध झेलना पड़ा तो नेपाल के राजा महेंद्र को एहसास हुआ कि भारत से चिपके रहना दूरगामी नहीं होगा। इसलिए भारत के साथ कुछ दूरियां और अन्य देशों के साथ नजदीकियां नेपाल ने बढ़ाई। तो नेहरू पर लगे इल्जाम और उसका सच जानने के लिए अब उन नामों के बारे में जानना चाहिए जो इस मामले में प्रमुख भूमिकाओं में थे। राणा, तो आप देखिए 1846 से 1951 के बीच नेपाल में निरंकुशता का शासन चलाकर अलग थलग रहने की नीति रखने वाला वंश था। फिर राजा त्रिभुवन, नेपाल के राजा जो 1951 में नेपाल लौटे और राणा का वंश का शासन खत्म किया। राजा त्रिभुवन ने नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र के तहत लोकतंत्र बहाल किया। नेपाली कांग्रेस, तो नेपाली नेशनल कांग्रेस और नेपाली डेमोक्रेटिक पार्टी के विलय के बाद 1940 में यह राजनीतिक पार्टी बनी थी। क्या थे राणा और त्रिभुवन के बीच समीकरण? तो गिने चुने लोगों यानी कि राणाओं के शासन और राजा त्रिभुवन के उदय के समय में नेपाल में सियासी उठापटक मची हुई थी और जिसमें सैन्य तरीके भी शामिल थे। त्रिभुवन को नेपाली कांग्रेस के साथ ही उन असंतुष्ट राणाओं का भी समर्थन मिला जो लोकतंत्र के पक्ष में थे। वहीं 1950 में नेपाली कांग्रेस ने राणाओं के तख्तापलट के लिए इंकलाब की घोषणा की थी। नेपाली लेखक अमीश राज मुल्मी के लेख के मुताबिक यह इंकलाब लाना आसान नहीं था। इसके बावजूद राजा त्रिभुवन और कांग्रेस के संयुक्त प्रयासों से यह मुमकिन हुआ और 1951 में त्रिभुवन नेपाल के प्रमुख बने। फिर उन्होंने अंतरिम संविधान के तहत सीमित लोकतंत्र की बहाली की।
अब नेहरू पर इल्जाम अफवाह है, ये मुन्नी का दावा है। नेपाल के भारत में विलय के बारे में नेहरू पर लगाया गया इल्जाम अफवाहों पर आधारित है, जिसका कोई सबूत नहीं है। प्रोफेसर मुनि इस बारे में बताते हैं कि एक तो त्रिभुवन ने जब संघीय ढांचे का विरोध किया था तब भी वे किसी विलय की बात नहीं कही थी उन्होंने। दूसरी, भारत के विदेश मंत्रालय के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है लिखित में जो यह साबित कर सके कि नेहरू के पास ऐसा प्रस्ताव आया था, और ये महज अफवाह रही है, अफवाह उड़ाई जा रही है। और प्रोफेसर मुनि के साथ ही क्विट की दूसरी रिपोर्ट कहती है कि त्रिभुवन भारत के साथ बेहद करीबी रिश्ते रखने के पक्ष में थे। यह सही है, लेकिन दूसरी तरफ नेहरू चाहते थे कि नेपाल आज़ाद रहे, क्योंकि विलय जैसे किसी कदम से फिर अंग्रेजों और अमेरिकियों की दखलंदाजी से समस्याएं खड़ी हो सकती थी। तो कैसे फैली यह अफवाह? तो शोध गंगा में प्रकाशित नेपाल और भूटान के प्रति भारत की विदेश नीति संबंधी एक लेख में कहा गया कि राणाओं के शासन को खत्म करने के बाद त्रिभुवन नेपाल को भारत में विलय करना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लेकिन प्रोफेसर मुनि स्पष्ट करते हैं कि त्रिभुवन की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था, बल्कि ऐसा केवल उनका विचार हो सकता था जो लिखित में नहीं है। क्या सरदार पटेल ने दिया था विलय का प्रस्ताव? ये भी सवाल उठता है। तो मुनि ही नहीं बल्कि नेपाल के भारत में पूर्व राजदूत लोकराज बरल ने भी सुब्रमण्यम स्वामी के दावे को महज अफवाह बताया। बरल के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि यह अफवाह थी और मुझे नहीं लगता कि राणा नेपाल का भारत में विलय चाहते थे। हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। हाँ, त्रिभुवन जरूर भारत से नज़दीकी के पक्षधर थे, लेकिन इस तरह के दावे तो अफवाह पर ही आधारित हैं। लेकिन वरल ने एक सिरा और छेड़ा है। ये आप देखिए, रल की बात माने तो वो सरदार पटेल थे जिन्होंने नेहरू के सामने नेपाल को भारत में मिला लेने का प्रस्ताव रखा था। और आप देखते हैं कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री, और बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी देसी, सबको मिलाने का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, इस तरह का कोई प्रस्ताव अगर मिला था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रखा गया था नेहरू के सामने। लेकिन नेहरू ने इस सुझाव को खारिज कर दिया था। और हालांकि इस दावे के भी कोई सबूत पेश किए जाने का कोई जिक्र नहीं है लिखित में। साथ ही दिल्ली बेस्ड नेपाली पत्रकार आकांक्षा शाह भी कहती हैं कि नेपाल लंबे समय से स्वतंत्र देश रहा है और स्वामी के दावे के पीछे कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं रहे। तो पूरी एक कहानी है नेपाल का भारत में मिलाए जाने के प्रस्ताव की। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अब क्या सही है क्या गलत है ये तो मुझे लगता है नेहरू जानते होंगे, और उस समय नेपाल के जो भी नेता रहे होंगे वो भी जानते होंगे। अब वो भी नहीं है तो आप देखते हैं कि सवाल खड़े किए जा सकते हैं।